नमस्ते। आज सातवीं कक्षा के बच्चों के लिए पाठ हिमालय की बेटियां। उससे पहले कुछ गृह कार्य काम किया है। कविता जिसके शब्दार्थ मैंने और प्रश्नोत्तर ये दोनों दिए थे व्हाट्सएप पर। अगर किसी कारण नहीं कर पाए तो मैं फिर से दे दूँगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे संपर्क में रहो तब। या किसी ने लिखा नहीं या किसी का छूट गया, ठीक है, लेकिन करना है, ज़रूर करना है, हमसे पूछ कर करना है, हमें बता कर करना है और हमारे संपर्क में रखकर करना है आपको। हम पंचे उन्मुक्त गगन के, सभी ने याद किया है या नहीं किया है? करना है। अगर किसी ने नहीं किया है किसी कारण तो करोगे और ज़रूर करना है, सभी को करना है। हम हिमालय की बेटियाँ, ये हिमालय की बेटियाँ यानी क्या है? अभी सोचिए, हिमालय तो सभी को पता है कि ऊंचा सा पहाड़ है और बहुत दूर है, सारी पहाड़ी होती है चारों तरफ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ वहीं पर है, ये पता है। अब बेटियां कहाँ से आ गई हिमालय को? जैसे पाठ का नाम सुनते हैं तो हम आश्चर्य जाते हैं। तो नागार्जुन जी ने इस पाठ को हिमालय की बेटियां नदियों को कहा है। और किस प्रकार कहा है हम पढ़कर समझते हैं। कुछ मैंने शब्दार्थ बोर्ड पर रखा है, ध्यान से देखोगे और मेरे साथ आप पुस्तक लेकर पढ़ोगे। से वसंत भाग 2 से। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी। कौन? ये नदियाँ। कहाँ से? दूर से देखा था। हम दूर से देखते हैं, किसी दृश्य में देखते हैं, किसी पिक्चर पर देखते हैं, किसी पोस्टर पे देखते हैं कि ऊंचा पहाड़ है और वहाँ से धीरे धीरे सैनी हुई शांत नदियाँ बह रही है, पानी बह रहा है। कहाँ से? हिमालय से। किस प्रकार नागार्जुन ने इसे बहुत सरलता से और हमें जोड़ते हुए, जैसे बेटियाँ, मौसी, बुआ, ये सबको जोड़ते हुए इन्होंने बड़ी सुंदरता से इसका वर्णन किया है। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव है। किसके प्रति? नदियों के प्रति। किसके मन में आदर और सम्मान है? नागार्जुन, इस कविता के लेखक हैं। और हमें भी ये पाठ पढ़ते पढ़ते ये वाला सम्मान और उनकी तरह ही भाव होने लगेगा, अगर हम ध्यान से सुने तब। सुनना है आप सबको। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धाराएं में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। दूर से देखता तो ऐसा लगता कि धीरे धीरे बह रही है और सहमी बह रही है, यानी डरी डरी। लेकिन क्या, जब मैं उनके कंधों पे चढ़ा यानी हिमालय पे चढ़ा, तब देखा कि कितनी खिलती हुई, कितनी आवाज़ करती हुई और ये जा रही है। जैसा रास्ता मिला है, पता है ना नदियों का रास्ता किस तरह होता है, इतने में से हटना, वहाँ से हटना, छोटे से जो घाटी होती है उनमें से निकल कर जाना। जब बहना शुरू होता है तो कहीं से भी इनको रास्ता मिल जाता है और कम से कम रास्ते में ये बहकर नीचे आने लगती है। किस प्रकार आने लगती है हम साथ साथ पढ़ते हैं। कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था। कौन हैरान था? हमारे इस पाठ के लेखक नागार्जुन बड़े हैरान थे। इतनी हैरानी और खुद सोचकर हमें बड़े सरलता से इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है। हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा नदी का नाम है, पता है ना? यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाती है। यानी ये जो गंगा यहीं से बहने वाली यमुना भी इसी धारा से सैमी भी बहकर विशाल कैसे बन जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, यानी दौड़ दौड़ कर। कभी ध्यान से देखना, पानी किसे अच्छा नहीं लगता है? पता है, जिस तरह पानी देखोगे मन उसी तरह शीतल होता है। शीतल यानी ठंडा। पानी हमेशा ठंडा ही होता है। नदी का पानी, तालाब का पानी, समुद्र का पानी इतनी बहते, इतनी हवाओं से वो टकराकर एक जगह आकर बैठने के बाद भी ठंडी होती है। यानी इतना कष्ट झेलने के बाद हंसते हुए लेखक का कारण, कहने का कारण इस प्रकार। इनकी यह भाव भगी, इनका यह उल्लास, खुशी कि नीचे जा रही है, लहरा रही है, कूद रही है, बहते आ रही है, कहाँ गायब हो जाता है। मैदान जाकर कैसे लड़की को जब मैं देखता हूँ
किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल यानी जिज्ञासा, यानी कुछ जानने की इच्छा कि लड़कियाँ, बेटियाँ कैसी होती है, चंचल, शांत। जिस तरह जैसे अगर माँ बाप की गोद में होती है तो बड़ी चंचल हो जाती है, शांत हो जाती है, जैसे छोड़ दो या कुछ पूछने लगो, कूदना खेलना, ये सारे बेटियां तो घर पर करती है ना। इन्होंने उस पहाड़ से जो बहता हुआ पानी है उनको बेटियां कहा है, बेटी की तरह वर्णन किया है कि हम किस बचपन में कितने लोग हमें उठाते हैं, प्यारी बेटियां या नन्ही बेटियां कहकर सभी गोद में उठाकर हमें खेलते हैं और हम उनके साथ खेलना शुरू करते हैं। जिस प्रकार वो हमें खिलाते हैं, उल्लास से, खुशी से, जिज्ञासा से। इन बेटियों की बाल लीला देखकर कहाँ गई भागी जा रही है। वह कौन लक्ष्य है जिनके इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बेटियां, जैसे हम घर पर भी माता से ज़्यादा पिता का प्यार पाते हैं, इतना प्यार पाते हैं, विराट यानी विशाल, बड़ा। इनका प्यार पाने के बाद भी हम बाद में सैन्य से हो जाते हैं। अपनी जिम्मेदारी कैसे हो जाती है, कितनी छोटी गोद में तो खेल रही थी, पता नहीं अचानक बड़ी हो गई और इतने अच्छे अपने पैरों पे खड़ी हो गई। ये सारा वर्णन इन नदियों के द्वारा कवि जी, लेखक ने हमारे पाठ में किया है। हाँ, पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली रंगीन पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर अद्वितीयताएं, सहसजग उत्साहिक ऐसी है। यानी ऊंचे नीचे छोटे छोटे पौधे, दूर दूर से हम देखते हैं तो यही छोटे छोटे पौधे हमें दूर से घाटियों का चित्रण लगने लगती है। घाट यानी पहाड़ से जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, ये घाट कहलाते हैं। पहाड़ की ऊंची नीची, पहाड़ एक जैसे नहीं होते ना, कोई ऊंचा पहाड़ होता है तो उसी के साथ में कोई छोटा सा होता है, फिर उसी के बीच में और एक बड़ा सा पहाड़ होता है। इन्हें ऐसे आकार को तो पहाड़ कहते हैं। हाँ, इनकी लीला निकेतन है। निकेतन यानी नया है, नयापन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चिड़, सरोवर, चिनार, सफेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। इन जंगलों में जहाँ पर देवदार, चीड़, सरोवर, चिनार, सफ़ेद केल के जंगलों में, ये सारे जंगलों के नाम हैं, ऊंचे ऊंचे जंगलों में, वहाँ जाकर ये रुक जाती है। उनको एक खुला सा मैदान मिल जाता है। बहते हुए आते आते कहीं छोटी छोटी घाटियों से, कहीं कॉर्नर से, कहीं नदियों से, ये नदियों का रूप लेना, नदी यानी बहते जाना। अब तालाब, थोड़ा सा पानी जहाँ रुका होता है, समुद्र जहाँ बड़े से मैदान में ढेर सारा पानी हो, वो समुद्र हो गया। ये कहाँ से, इन्हीं से नदियों से तो बहकर आके रुक जाता है। इन्हें बहने की जगह नहीं मिलती है, विशाल रुक कर रुक जाते हैं वहीं पर, इन्हें समुद्र कहा जाता है। पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिलता है। इन्हें रुक जाना, बैठ जाना और बीती बातों को सोचते हैं कि हम कहाँ से हैं। ये पानी अपने आप में सोच रहा है कि हम बहते बहते कैसे खिलखिलाकर, ऊंचा नीचे कूद कर, हंसते गाते हम यहाँ आकर रुक गए। इस तरह इन्होंने इस प्रकार कल्पना की है, नदियों से लेकर समुद्र तक। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। कौन जाने, धुनता होना यानी मैंने लिखा है, धुनता यानी उन्हें पछतावा होना कि सारे इस तरह मेरे गोद से खेलकर निकल जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते भी नहीं, अपने आप में विशाल रूप लेकर विराट के समान वो खुले मैदानों में रह जाना। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है, कुछ नहीं है। विराट रूप है जो विशाल बनकर खुले मैदानों में बच जाते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ऐसे नाम हैं
जिनके जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ये सारे नदियों के नाम हैं। प्लीज़ हाथ में पेंसिल पकड़ना है। कृपया कर इन लाइनों को आपको अंडरलाइन करना है, जिस तरह मैं यहाँ आपके सामने कर रही हूँ। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, यहाँ से समुद्र के नाम हैं, रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि, यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि हमें इन लाइनों को हमें पता भी नहीं, हम कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। इस प्रकार हमें इनको अंडरलाइन करके रखना है और ये 2 से 4 बार आपको पढ़ना है, तब हमें बड़े नदियों के नाम पता चल जाएंगे। आधे हिमालय की छोटी छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, यानी वास्तव में सिंधु और हिमालय, ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब ये हिमालय का एक रूप है, जो हिमालय से बहते हुए आकर अपना एक बड़ा सा नाम ले लिया इन्होंने। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन 2 महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। प्रवाहित यानी बहना रूप लिया, यानी उनके दिल से निकलकर, यानी समुद्र है, पहाड़ है जो पिघलकर धीरे धीरे, ये जितना जैसे हवा लगने से पानी, हिमालय क्या है, बड़ा सा पहाड़ है बर्फ का, वो पिघल कर धीरे धीरे इस प्रकार नदियों का रूप लिया है। और उनमें से ये 2 महान हैं, कौन से, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ने जाने कब इसे इकट्ठा होकर इन 2 महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। इतना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। हिमालय क्या है, पर्वतराज है, पहाड़ों में ये राजा है हिमालय, जो इनका सौभाग्य है, जो इनकी गोदियों में से खेलते हुए निकली है। कौन सी नदियाँ, 2 महान नदियाँ जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, जिन्होंने मैदानों में ही नहीं नदियों को देखा होगा। इनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सकी कि बूढ़े हिमालय की गोद में बचिया बनकर ये कैसे खेल सकती है। माँ बाप की गोद में नंग और धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, आकर्षक सुंदर, अपनी ओर खींचना भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। यानी नागार्जुन इस पाठ के लेखक ने हिमालय को अपना नदियों का ससुर और समुद्र को दामाद जैसा रिश्ता जोड़ दिया, नाम दे दिया। कालिदास के विरह यश ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतावती नदी को प्रेम का प्रतिदान देने जैसा तुम्हारी वह प्रेयसी यानी प्यारी सी, उस चीज को प्यार होना, तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का चेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों, समतल यानी बराबर, आंगन यानी खुला मैदान,